Good morning to all you students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed important adjustment related to the journal. In this chapter, first of all, we discussed meaning of journal, format of journal, traditional and modern rule of generalizing, few types of discounts, that is trade discount and cash discount, combined journal entry and opening entry. So such kind of adjustment helps to understand and solve the practical problem given your book. Today we will move to the next adjustment related to the journal, that is bad debts. You know what is bad debts? When the goods are sold to a customer on credit and if the amount becomes irrecoverable due to his insolvency or for some other reason, the amount not recovered is called bad debts. Bad debts का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी गुड सोल्ड करते हैं कस्टमर को, वो भी क्रेडिट पे, तो किसी भी रीज़न से या फिर इंसॉल्वेंसी के रीज़न से, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है सिचुएशन वेयर द लायबिलिटी इज़ मोर देन हिज एसेट्स, यानी किसी भी पर्सन की जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा है और उसकी एसेट्स कम होती है तो अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन को हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। तो वैसे ही बैड डेब्ट्स का मेन रीज़न होता है इंसॉल्वेंसी, यानी मैंने किसी को गुड सोल्ड किया उधार पे, क्रेडिट पे सोल्ड किया और उसे पर्टिकुलर टाइम के पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उसे उस अमाउंट का पेमेंट करना था, बट इंसॉल्वेंसी के कारण या किसी भी अदर रीज़न के कारण वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो जितना पैसा नहीं मिल पाता, यानी द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, यानी जो पैसा नहीं मिल पाता उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो यू नो वेरी वेल कि बैड डेब्ट्स क्या है, आपकी नज़र में बैड डेब्ट्स क्या है? तो बैड डेब्ट्स इज़ अ लॉस। वाई? बिकॉज ऑफ अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए का गुड सोल्ड किया और 1 महीने का टाइम पीरियड दिया कि 1 महीने के अंदर वो 1 लाख रुपए हमें दे दे, बट वो 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए नहीं दे पाया ड्यू टू द एनी रीज़न, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गया हो या फिर एनी अदर रीज़न के कारण वो हमें 1 लाख रुपए नहीं दे पाया, 1 लाख में 70,000 दिया और 30,000 नहीं दे पाया, तो 70,000 तो मिल गया बट 30,000 हमारे लिए क्या है? लॉस है। और जितना पैसा नहीं मिल पाता, यानी द अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दी डेटर्स, इट इज़ नोन एज बैड डेब्ट्स। सो उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे इस सिचुएशन में? फॉर रिकॉर्डिंग इट, बैड डेब्ट्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड कस्टमर अकाउंट इज क्रेडिट। इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है? बैड डेब्ट्स को डेबिट करते हैं जितना पैसा हमको नहीं मिलता, और गिवर कौन होता है? कस्टमर्स को क्रेडिट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रवि हु ओड अस ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी रवि जिसके पास मेरा 10,000 रुपये उधार है वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 30 पैसे इन अ रुपी इज़ रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, यानी उसके प्रॉपर्टी में से हमें सिर्फ 30 पैसे मिल पाए 1 रुपये में। यानी अगर हम बात करें कि 1 रुपीज़ में, ₹1 में उससे कितना मिल पाया? ओनली 30 पैसे मिल पाया। सो अगर हम परसेंटेज निकालें तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, 30 पैसे मिल पाया। सो एक तरह से हम कह सकते हैं 30/100, सो द 30%। यानी आप सिंपली अगर पैसे का कैलकुलेशन होगा इन रुपीज़ में तो आप उसको परसेंटेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी रवि के पास मेरा 10,000 रुपये बाकी था और उससे सिर्फ 30 पैसे हमें मिले, यानी 30% पैसा मिला, 70% पैसा नहीं मिल पाया। तो जनरल एंट्री क्या होगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ अ गिवर? रवि। रवि को कितना देना था? सर 10,000। कितना मिला? सर ओनली 30%, यानी 10,000 का 30% कितना हुआ? 3,000। एंड कितना नहीं मिला? सर जितना नहीं मिला, 10,000 में 7,000 मिला, यानी 3,000 मिला, यानी 7,000 नहीं मिला, तो 7,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब ही तो ये होता है अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर, जितना पैसा हमें नहीं मिल पाता कस्टमर से, तो बैड डेब्ट्स लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट है। सो द जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रवि, amount for the cash 3,000, bad debts 7,000 and to Ravi 10,000. And what is the narration? Narration is a 30 paise in the rupee received from Ravi on his insolvency. So I hope bad debts का concept clear हुआ होगा. Now we will move to the some special entries which helps to solve the practical problem given in your book.
The first one is bad debts recovered. Sometimes it so happens that the bad debts previously written off are subsequently recovered. In such cases the following entry is passed. होता क्या है, जैसे मैंने 2019 में ये मान लिया कि ये पैसा बैड डेप्स हो गया, 1000 रुपये बैड डेप्स हो गया, यानी 1000 रुपये मैंने किसी को दिया था और उसने 1000 रुपये देने से मना कर दिया, तो 2019 में वो मेरा बैड डेप्स हो गया. बट 2020 में किसी भी एनी अदर रीज़न से जिस बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया था 1000 रुपये देने के लिए, उसने 1000 रुपये वापस लौटा दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेप्स रिकवर्ड. यानी बैड डेप्स रिकवर्ड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पहले अगर हम किसी भी अमाउंट को, किसी भी ड्यूज़ को बैड डेप्स की तरह ट्रीट करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी वो पैसा हमें रिटर्न मिल जाता है. ओके, सो इस सिचुएशन में एंट्री क्या पास करते हैं, जब भी हमें पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट होगा. यस सर. और अब बैड डेप्स अकाउंट से उसको ओपन नहीं करेंगे, उसको हम लिखेंगे बैड डेप्स रिकवर्ड अकाउंट, बिकॉज इट इज़ एन इनकम. क्योंकि जब बैड डेप्स हुआ तो ये लॉस था, सो बैड डेप्स अकाउंट इज डेबिटेड. बट वही बैड डेप्स का पैसा आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एनी रीज़न, या उसको भगवान की कृपा मान लीजिए, या फिर जो डेटर था उसके अंदर की ह्यूमैनिटी जाग गई होगी, बहुत अच्छा इंसान होगा कि यार उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, मैं नहीं दे पाया, लेकिन अब मेरे पास पैसा आ गया है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं. सो इस सिचुएशन में बैड डेप्स रिकवर्ड अकाउंट इज ट्रीटेड एज एन इनकम, सो इट विल बी क्रेडिटेड. सो बेसिकली वी कैन से कि जब बैड डेप्स होगा तो बैड डेप्स को डेबिट करेंगे, और जब वही बैड डेप्स बाद में आपको मिल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो उस बैड डेप्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर देंगे. Care should be taken that the personal account of the debtor should not be created because the debtor's account must have been created while passing the entry for the bad debts. ये आपको याद रखना है कि जो बंदा हमको दे रहा होगा उसको हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर चुके होते हैं. जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है कि यहाँ पे बैड डेप्स हुआ है 7000 रुपीज़. सपोज़ ये 7000 बैड डेप्स हुआ तो रवि के अकाउंट को तो क्रेडिट ऑलरेडी कर लिया गया. अगर मान लीजिए बाद में ये 7000 हमको मिल जाता है तो सिंपल सी एंट्री आपको पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्स रिकवर्ड 7000. आपको गिवर से कोई लेना देना नहीं होगा. बेसिकली सिंपल सी बात है, जब बैड डेप्स होगा तो बैड डेप्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बैड डेप्स रिकवर्ड हो जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्स रिकवर्ड. नाउ द नेक्स्ट entries which are related to the outstanding expense. What is outstanding expense? It is a quite common for a business enterprises to be left with some expenses which are yet to be paid at the end of the accounting year due to one reason or other. Such expenses are termed as the outstanding expense. ये बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं कि बिजनेस इंटरप्राइजेस कुछ खर्चे जो होते हैं वो उसी साल पे कर देते हैं, और कुछ खर्चे जो होते हैं वो साल के अंत तक पे नहीं होते हैं, बिज़नेस उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देता है. यानी सिंपल सी बात है, जैसे अगर आप बिज़नेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ हो, रेंट पे करना है या सैलरी पे करना है, तो वो उस महीने की सैलरी, उस महीने का रेंट उस महीने ना पे करके बल्कि वो अगले महीने पे करता है. तो इस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर मंथ के लिए वो एक्सपेंस क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है. या सिंपली वे में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन अगर आपको बताने की कोशिश करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पे. यानी वो खर्चे ड्यू तो हो गए बट अभी आपने पे नहीं किया ड्यू टू द एनी रीज़न. सो such expenses will be treated as outstanding expense. These are the expenses which should have been paid during the current year but which have not been paid. यानी उसे हमें करंट ईयर में पे करना था लेकिन हमने उसको नहीं पे किया. जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल इफ़ एन एम्प्लॉय इज पेड सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ, यानी 1000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी देना है. एंड इफ़ अप टू 31 दिसंबर ओनली 11th मंथ सैलरीज अमाउंटेड टू 11,000 हैज़ बीन पेड टू हिम. सो अगर मैंने जब साल ख़त्म हुआ, सपोज़ 31 दिसंबर को हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया, बट 31 दिसंबर तक हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ को कितने महीने की सैलरी दी, 11 मंथ की. तो 11 मंथ की अगर हम सैलरी देंगे 1000 रुपये के हिसाब से, तो कितनी सैलरी देंगे हम लोग, 11,000 रुपये. जबकि हमको देना कितना चाहिए था, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के हिसाब से 12,000 देना चाहिए था. यानी हमें देना था 12,000 बट हमने पे कितना किया, 11,000. तो 1,000 अभी भी स्टिल क्या है, आउटस्टैंडिंग है. So the ₹1,000 will be outstanding salary. Okay, so इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ अ लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो लाइबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. तो बहुत ही सिंपल है, आपको सैलरी पे करनी थी, सैलरी को डेबिट कर दिया,
बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, सो सैलरी अकाउंट डेबिट, बट इसे आपने कैश में पे नहीं किया, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई है, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू योर लाइबिलिटी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. So outstanding salary is a liability. It has been created because it is a representative personal account representing the employees to whom salary are to be paid. यानी आप बेसिकली आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के केस में होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एज इट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस में देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस. यानी कुछ खर्चे जो होते हैं वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं. सपोज 2020-21 से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है बट हम उसको पे कर दिए 2019-20 में, पहले ही पे कर दिए, जिसे हम बोलते हैं प्रीपेड. तो उन सारे एक्सपेंसेस को कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंस विल बी रिसीव ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. यानी उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो मुझे इस साल नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा. जैसे मैंने आपको बोला था कि आप मोबाइल में जब भी बैलेंस भरवाते हैं तो पहले बैलेंस भरवाते हैं, फिर देयर आफ्टर आप उसकी सर्विस लेते हैं. यानी पहले पे करते हो, देयर आफ्टर आप उसकी सर्विस एंजॉय करते हो. बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे रेंट, सैलरी, आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी या लैंडलॉर्ड को रेंट तभी देते हैं जब आप एक महीने उसके घर में रह लेते हो या एम्प्लॉयज़ से जनरली ले लेते हो, सर्विस ले लेते हो. सो इस केसेस में आप जनरली आउटस्टैंडिंग टर्म देखेंगे. बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एडवांस में पेमेंट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के केसेस में. इंश्योरेंस के केसेस में यू नो वेरी वेल कि वहाँ हम एडवांस में प्रीमियम पे करते हैं. So what is the meaning of prepaid expenses? Prepaid expenses are those expenses which are paid in advance for the next accounting year. यानी 2000 कोई एक्सपेंस 2020-21 में देना है बट आपने उसको 2019 एंड 20 में ही पे कर दिया, तो 2019-20 के लिए वो क्या होगा, प्रीपेड होगा. बट वो एक्चुअल एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू द 2020-21 से होगा. ओके तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे उसके लिए स्टेप देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1,200 इज पेड ऑन 1 अप्रैल 1993 फॉर 1 ईयर. एंट्री ऑन 1 अप्रैल 1993 विल बी मेड एज अंडर. यानी 1200 रुपये आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, ठीक है, 1 अप्रैल 1993 में, तो आपने पे कर दिया, ठीक है, एज अ फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए पे कर दिया. ठीक, तो आपका उसका बेनिफिट जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा. सो पहले आप क्या करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 1200. व्हेन द बुक्स विल बी क्लोज ऑन 31 December 1993, द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 months, दैट इज फ्रॉम 1 January 1994 to 31 March 1994 विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर इट. जैसे अगर हम बात करें, आपने पे किया 1 अप्रैल 1993 में 1200 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. इसको हम थोड़ा सा और ब्लैंक एरिया में समझाने की कोशिश करते हैं. आपने 1 अप्रैल 1993 में 1200 रुपये का आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. सपोज़ आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो हर एवरी 31 दिसंबर को क्लोज होता है. यू नो वेरी वेल कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा एनुअली पे होता है, जनरली एनुअली पे होता है, साल के लिए आप पे करते हो इंश्योरेंस प्रीमियम को. तो 1200 रुपये आपने जो पे किया है उसका स्टार्टिंग डेट कब से है, 1 अप्रैल 1993 से कब तक, 31 मार्च 1994 तक के लिए आपने पे किया, यही है इसका. बट आपका अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर. तो अगर आप देखें तो आप यू कैन फील दैट कि 1 अप्रैल को आपने पे किया, और वो पे कब तक किया आपने, 31 मार्च 1994 तक के लिए पे किया. बट आपका अकाउंटिंग पीरियड तो यहीं क्लोज हो जाता है ना, 31 दिसंबर 1993 में. यानी इस साल का खर्चा सिर्फ कितने महीने का है, 9 महीने का. और एडवांस में आपने कितने महीने का पे कर दिया, 3 महीने का. कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा. 1 अप्रैल 1993 को आपने 1200 रुपीज़ एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 31 मार्च 1994 तक. और आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च 1993 को. तो इस ईयर के लिए यानी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में आपने 9 महीने का ही तो खर्चा इस साल का है, बाकी 3 महीने का खर्चा तो नेक्स्ट ईयर का है, तो 1994 का है.
तो 1993 में ही आपने 1994 का भी खर्चा कर दिया। तो 1993 का कितने महीने का खर्चा है सर? 1993 में तो सिर्फ 9 महीने का खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम का, और 1994 में आपने कितने 3 में ही 1993 का तो पेमेंट किया इंश्योरेंस प्रीमियम का, एज वेल एज आपने 1994 के 3 मंथ्स का भी पेमेंट कर दिया, यानी 3 महीने का आपने पेमेंट एडवांस कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम वालों को। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट कि 3 महीने का आपने कैसा पेमेंट किया, एडवांस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो यू नो वेरी वेल कि प्रीपेड के केस में आपने टोटल पे किया 1200 रुपये अप टू 31 मार्च 1994, बट आपने 300 रुपये एडवांस कर दिया, 3 महीने का एडवांस किया था ना, या 1200 रुपये जो है 1200 रुपीज़ फॉर द 12 मंथ्स के लिए, और आपने कितने महीने का एडवांस किया, 3 महीने का। सो एडवांस पेमेंट कितना हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस कितना हुआ, 300। सो द एंट्री विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज एन एसेट्स, it has been debited because it is a representative personal account and represent those person to whom payment has made in advance। यानी सिंपली वे, अगर पैसा एडवांस में देंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा या प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा, बट अगर वही खर्चा आपने आउटस्टैंडिंग रखा है तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट ये बताता है कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड ये बता रहा है कि आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, सो डेबिट होगा। ये दोनों आप चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है इसलिए वो क्रेडिट होती है, ओके, और प्रीपेड आपकी एसेट्स होती है सो वो डेबिट होती है। यानी अगर हम दोनों में कंपेयर करें, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के बीच में कंपेयर करें, तो एंट्री इस तरह से बनेगी। इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और प्रीपेड जो है, प्रीपेड आपका एसेट्स है, आपने पैसा पहले दे दिया, तो उस केसेस में प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट items which is known as depreciation. You know very well what is depreciation. It is a permanent and continuing decrease in the value of an assets on account of wear and tear and passage of time. It is a business expenses through which it is not paid in cash. Depreciation is a nominal account since it represent a loss and hence debited. Assets account will be created and its value reduced to the depreciation. You know very well what is depreciation. Decrease in the value of fixed asset. You know very well, जब भी आप किसी फिक्स टेंजिबल एसेट्स को यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है। सपोज यू परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर अ बिजनेस, ओके, तो आपने मोटरसाइकिल परचेज की बिजनेस के लिए। जब मोटरसाइकिल को बिजनेस के लिए यूज़ करोगे तो आपको दिमाग लगाइए कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज होगी। यस, गुड। वाई? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, क्योंकि जब भी हम किसी एसेट्स को यूज़ करते हैं तो ड्यू टू द वियर एंड टीयर, ड्यू टू वियर एंड टीयर का मतलब होता है इसको यूज़ करने से, टाइम के बाद पैसेज होने से, टाइम के पास होने से, यू नो वेरी वेल कि उस एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है। तो वही सेम ट्रीटमेंट है कि व्हाट इज़ डेप्रीशिएशन। अच्छा, डेप्रीशिएशन से रिलेटेड हम आपको थोड़ा और इजी एग्जांपल देते हैं। सपोज यू परचेज अ मोबाइल फॉर योर बिजनेस एंड आफ्टर 6 months you want to resell your mobile because this mobile is not suitable for your business operation. So you can say कि आप उसकी वैल्यू जितने में खरीदे थे उतने में बेचोगे या फिर उसकी वैल्यू डिक्लाइन करके मार्केट में बेचोगे। मीन्स आपने उस मोबाइल को किस वैल्यू पे बेचोगे। सपोज आपने 10,000 में ख़रीदा है उस मोबाइल को एंड आफ्टर 6 months बाद आप उस मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहते या लगता है कि ये बिज़नेस के लिए सुटेबल नहीं है, तो हम दूसरा मोबाइल खरीदेंगे। तो आपने जो मोबाइल ख़रीदा है उसको बेचने की कोशिश करोगे। तो यू नो वेरी वेल कि आप बताओ कि आप उस मोबाइल को कितने में बेचने पे तैयार होगे, 10,000, 5,000, 7,000 और 12,000। तो पहली बात तो आपके माइंड में आ गया कि सर जितने में खरीदें उससे ज़्यादा पे तो बिकेगा नहीं, उससे कम पे ही बिकेगा। क्यों बिकेगा? ड्यू टू द वेरियस रीज़न, क्योंकि 6 महीने आपने उसको यूज़ किया है, इस कारण उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। वो एक तरह से न्यू मोबाइल की जगह वो हो जाएगा सेकेंड हैंड मोबाइल, ये भी रीज़न है। दूसरा,
उससे अच्छे अच्छे मोबाइल मार्केट में आ जाएंगे, तो आपका मोबाइल कोई कौन क्यों क्यों खरीदेगा 10,000 रुपये में? अगर 10,000 रुपये में उसे पुराना ही मोबाइल खरीदना है तो उससे अच्छा वो 10,000 रुपये में नया मोबाइल नहीं खरीद लेगा। सो वेरियस रीज़न होते हैं, किसी भी एसेट्स को अगर हम परचेस करते हैं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिक्लाइन होती है, उसके कई रीज़न होते हैं, यू नो वेरी वेल। सो डेप्रीशिएशन इन सिंपल वे वी कैन से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। विच काइंड ऑफ एसेट्स? नॉन करेंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग and motor car, furniture, computer and different kind of electrical equipments. So depreciation क्या है? आप खुद सोचिए, depreciation is an income or expense? Sir, it is an expense. Why? Because ये हमारी assets की वैल्यू को डिक्लाइन कर रहा है, तो assets की वैल्यू जब भी कम होगी तो you can see कि ये आपके लिए लॉस है, एंड लॉस के केस में हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, ऑल दी लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल दी प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो यू नो वेरी वेल कि डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज लॉस हो रहा है, पहली बात क्लियर हुई। दूसरा, डेप्रीशिएशन के से आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? सर ये भी कोई पूछने की बात है? अभी आपने बताया कि ड्यू टू द डेप्रीशिएशन वैल्यू ऑफ द एसेट्स विल बी डिक्लाइन। तो एसेट्स की वैल्यू जब भी कम होती है तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो सो सिंपल, यानी when depreciation is charged on any kind of particular assets, so in this situation depreciation account is debited to assets account. Now we will move to the next adjustment, next specific entries, that is interest on capital. In order to ascertain the true efficiency of the business, it is a normal practice to charge business with interest on proprietor's capital. Profit left after charging the amount of such interest are the real profit earned by the business. Such interest is a loss from the point of view of business. Therefore, according to the nominal account rule, interest is debited in the journal, and the amount of such interest is a gain from the point of the proprietor. So his capital is increased by the amount of इंटरेस्ट एंड देयरफॉर द कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड इन द जर्नल एंट्री। देखिए होता क्या है बेसिकली, इन यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेटली, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ये बात एकदम क्लियर है। यस सर। तो यू नो वेरी वेल कि अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, ओके ये बिजनेस है और इसमें ओनर ने कैपिटल इन्वॉल्व किया, तो यू नो वेरी वेल कि बिजनेस आपको क्या देता है? उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, ओके। और अगर आप पैसा निकालते हो ड्राइंग, तो आपसे क्या चार्ज करता है? आपसे लेता है इंटरेस्ट। यानी एकदम सिंपल सी बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब भी बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ओके। और उस कैपिटल पे फर्म उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑन द सेकेंड हैंड वी कैन से इफ एनी अमाउंट विदड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, सो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। यानी जब बिजनेस अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए कोई पैसा निकालता है बिजनेस से, उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग के बदले ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट ड्राइंग। ये एकदम सही बात है और ये होता भी है बिजनेस में। यानी अगर आप किसी बिज़नेस को ओपन करते हैं और उसको एकदम डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तो यू कैन सी इट, यू कैन फील इट कि इसमें ये सारे अप्रोप्रिएशंस किए जाते हैं कि अगर पार्टनर या फर्म का जो ओनर है या कोई भी बिज़नेस का ओनर है, वो बिज़नेस में अगर पैसा लगाता है उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है, और पैसा निकालता है तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि सपोज़ आप वो कैपिटल उस बिज़नेस में ना लगा के कहीं और लगाते तो आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलता, या फर्म उस पैसे को आपसे न लेकर लोन के फॉर्म में लेती तो उस पर इंटरेस्ट देती कि नहीं देती। तो वही सिचुएशन है, वही ड्राइंग के केस में है कि वो पैसा आप ना निकाल के कोई और निकालता तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती कि नहीं चार्ज करती। क्योंकि आप बिजनेस के ओनर हैं इसलिए उसको अलग अकाउंट से डील करते हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस सिंपल सा डिफरेंस यही है कि ओनर एक स्पेसिफिक
अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, सो उसको अलग अकाउंट से डील करते हैं, बल्कि उसकी जो पोजीशन होती है या उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो जस्ट वैसे ही होता है जैसे हम क्रेडिटर्स का करते हैं। ओके, अगर मान लीजिए फर्म कैपिटल से पैसा ना अरेंज करके लोन से लेती तो उस पर इंटरेस्ट देती कि नहीं देती, वही बात यहाँ पे भी है कि अगर ओनर ने पैसा लगाया एज अ कैपिटल तो उस पर भी फर्म की लाइबिलिटी है कि वो उसको क्या दे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। और वही दूसरी बात ये कि अगर फर्म से पैसा निकाल रहा है ओनर तो उस पर उसको ड्राइंग भी चार्ज करेगी। सो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों सिमिलर चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स एवरी बिजनेस provides the interest on the proprietor's capital, that is known as interest on capital. Whereas if owner withdrawn a sum amount from the business for the personal use, it will be treated as drawing, and business also charge the interest on the drawing. So अगर दोनों के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है फर्म को, फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने ओनर को देती है, वेयर इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करती है, यानी उनसे लेती है। सो अगर हम इनकी जनरल एंट्री बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री होती है IOC, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। IOC इज़ अ एक्सपेंस सो इट इज़ अ डेबिटेड, एंड IOD इज़ अ इनकम फॉर द बिजनेस सो इट विल बी क्रेडिटेड। सो आई होप इतना एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के लिए काफ़ी सफिशिएंट है कि अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। और दूसरी बात कहें तो अगर फर्म से बिजनेस ओनर जो है बिजनेस पे पैसा निकालता है तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं, और इस ड्राइंग के अमाउंट पे भी फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। सो इसकी जनरल एंट्री क्या है, फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। ओके, सो लेट्स वी मूव टू द जनरल एंट्री। ये जनरल एंट्री मैं आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ कि प्लीज़ सॉल्व इट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इन सारे जनरल एंट्रीज़ का सॉल्यूशन बताएंगे। ये मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ये जनरल एंट्री। हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट आज पढ़ लिए, बैड डेब्ट्स, यू नो वेरी वेल, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर ड्यू टू द एनी रीज़न विच इज़ नोन एज बैड डेब्ट्स। इन दिस सिचुएशन एंट्री क्या पास होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सेकंड हमने पढ़ा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, समटाइम्स amount recovered from the debtor after treating it as a bad debts, so it is known as bad debts recovered। कभी कभी हम पैसे को बैड डेब्ट्स मान लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो पैसा हमें फिर से मिल जाता है, सो सिचुएशन में क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा आउटस्टैंडिंग सैलरी, एनी एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। इस सिचुएशन में क्या एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की क्या सिचुएशन होती है, एनी एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस which are not related to the current year, it will be related to the next accounting year. So in this situation, prepaid expense account debit to expense. Thereafter we discuss interest on capital, interest on drawing. Firm provide interest on the proprietor's capital, this is known as interest on capital, and entry will be interest on capital account debit to capital. And at last, interest on drawing, firm charge interest on the proprietor's drawing which is known as interest on drawing. In this situation the entry will be passed drawing account debit to interest on drawing. So हम लोगों ने टोटल आज 7 आइटम्स को डिस्कस किया है। सो आई होप इसके साथ हाँ एक चीज़ और बोल के, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन यू नो वेरी वेल, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। सो इन दिस सिचुएशन वी पास्ड डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सो टोटल हम लोगों ने 8 जनरल एंट्रीज डिस्कस की है आज, 7 जनरल एंट्रीज डिस्कस की हैं। हाँ, कोई भी छूटी नहीं है आपको रिवाइज कराने के लिए। आई होप कि आप लोग पहले तो इस क्वेश्चन का क्लिक कर लें आप लोग, और इस क्वेश्चन को आप करिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, so please ask me in the online classes as well as in the
व्हाट्सएप ग्रुप. ओके. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि देखिए इसमें 6 जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए. प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए. फॉर्मेट बना के एक एक जर्नल एंट्रीज की, एक एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास करिए 1 2 3 4 5 6 की. और जो भी जर्नल एंट्री आपको नहीं समझ में आ रही है सर ये सही है गलत है, सही हो गलत, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रेजेंट करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसका सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करेंगे कि हाउ विल पास द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द दीज ट्रांजेक्शन. बट आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.